दोस्तों, एक साहूकार पिता का कर्ज बेटी से मांगने के लिए गया था उसके गांव में। लेकिन भरी पंचायत में बेटी ने जो साहूकार से कहा था वो सुनकर पूरे पंचायत के होश उड़ गए थे और जो साहूकार था वो एकदम से पानी पानी हो गया था, अपनी जान को बचाने की भीख मांगने लगा था। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को रोज़ रोज़ सुनाता रहूँ। दोस्तों, गांव का नाम सीतापुर है, जो कि राजस्थान के एक धूल भरे इलाके में ये पूरा गांव बसा हुआ है। दोस्तों, सीतापुर की जो मिट्टी है ना वो बहुत पथरीली है और वहाँ पर खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल होता है। ये किसी चुनौती से कम नहीं होता है। दोस्तों, उस छोटे से गांव में ना लगभग 200 परिवार के आसपास लोग रहते हैं। सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, उस गांव में ज़्यादा लोग ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन साहूकार जैसे लोग इन सभी गरीबों की स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और इनसे पैसा लूटने का काम करते हैं। दोस्तों, राधिका के पिता का नाम मोहन लाल होता है और मोहन लाल जी बहुत गरीब थे, लेकिन ईमानदार और मेहनती थे। अपने परिवार के लिए हमेशा मेहनत करते थे। परिवार में उनकी पत्नी थी जिसका नाम सुमित्रा था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी जो घर में रहकर घर के कामों को करती थी और राधिका उनकी इकलौती बेटी थी जिसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। दोस्तों, जो राधिका थी ना वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, लेकिन उसके पापा के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सके, आगे की पढ़ाई करा सके। दोस्तों, राधिका केवल इंटर पास की थी और इंटर पास करने के बाद अपने घर के कामों में लग गई थी, अपने मम्मी का हाथ बटाने लगी थी। लेकिन दोस्तों, मोहनलाल जी का सपना था कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी बड़े घर में, किसी अच्छे घर में करें, ताकि उसकी जो जिंदगी है वो बेहतर हो सके, उसका भविष्य सुधर सके। लेकिन दोस्तों, मोहनलाल जी साहूकार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहनलाल जी कुछ साल पहले साहूकार से कुछ पैसा उधार लिए थे। वो पैसा बहुत ज़्यादा अमाउंट था, क्योंकि उस समय मोहनलाल के घर की स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं थी और हर साल खेतों में फसल खराब हो जाया करती थी, तो उनके पास पैसा नहीं बचता था अपने घर परिवार का खर्च चलाने के लिए। और अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाया करती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा ही पैसा लग जाया करता था, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत दूर था और बहुत महंगा था। इसलिए मोहनलाल जी साहूकार से कर्ज का पैसा लिए थे। लेकिन दोस्तों, मोहनलाल जी जानते थे कि ये जो कर्ज है ना उनके ऊपर बढ़ता ही जाएगा, कभी चुका नहीं पाएंगे और इस कर्ज की वजह से वो कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अपने परिवार के लिए मोहनलाल जी ये कदम भी उठा लेते हैं और दोस्तों धीरे धीरे करके एक से वक्त गुजरता है। लेकिन मोहनलाल जी की स्थिति जो है ना वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है, क्योंकि दोस्तों हर साल खेतों में फसल खराब हो जाया करती थी, तो कभी सूखा पड़ जाया करता था, कभी पानी नहीं मिल पाती थी, तो उनके पैसे की कमाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि खेती बाड़ी से उनको पैसा कमाना था। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी वक्त उनके जिंदगी में आया था कि जब मोहनलाल जी भीख मांगकर, अपने पड़ोसियों से अनाज मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी ना मोहनलाल जी अपने आप से ही हार जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और टेंशन लेने की वजह से मोहनलाल जी की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और दोस्तों, कई दिनों तक उनका इलाज चलता है, लेकिन उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि उनको किसी अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया जाए। दोस्तों, मोहनलाल जी के गाँव का ही एक छोटा मोटा डॉक्टर था, वहीं से उनका इलाज चलता था। लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और कुछ दिन के अंदर मोहनलाल जी अपनी बीमारी की वजह से अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मोहनलाल के मृत्यु के बाद राधिका और जो उसकी माँ है ना, ये दोनों लोग पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों परिवार के ऊपर पहले से ही साहूकार का बहुत ज़्यादा कर्ज था और जो मोहनलाल जी थे वही इकलौते कमाने वाले इंसान थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो वो कर्ज इन दोनों लोग के ऊपर और भी ज़्यादा भार बन जाता है। मोहनलाल जी की पत्नी सोचती है कि आखिर कर्ज इतना ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे और ये सारा कर्ज जो है साहूकार का कैसे चुकाएंगे, क्योंकि उनका कोई बेटा भी नहीं है जो कहीं काम काज करके पैसा कमा सके। दोस्तों, यही सब सोचकर मोहनलाल जी की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी। दोस्तों, राधिका की माँ रोते हुए राधिका से कहती हैं कि बेटी देखो, हमें मिलकर इस घर को संभालना होगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिताजी अपने जीवन में बहुत मेहनत किए थे, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी हम दोनों के कंधे पर आ चुकी है। तब दोस्तों राधिका कहती है कि माँ देखो, तुम चिंता मत करो, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। अब दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मोहनलाल जी को मरे हुए पूरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी दोस्तों साहूकार, जिसका नाम श्याम लाल होता है, वो पहली बार उस दिन मोहनलाल जी के घर पर आया था और घर पर आते ही धमकी देने लगा था। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जो श्याम लाल जी था, जो साहूकार था,
वो गांव का सबसे धनी आदमी था, लेकिन बहुत बड़ा लिच्चड़ और लालची इंसान था। गांव के सभी लोग जानते थे कि जो साहूकार है ना, वो बहुत लालची आदमी है। साहूकार हमेशा गरीब किसानों को कर्ज देता था और उनसे 2 गुना 3 गुना पैसा वसूलता था और इस तरीके से वो पैसा कमाने का धंधा करता था। यही उसका काम था। दोस्तों, साहूकार राधिका के घर पर जाता है और राधिका की माँ से कहता है कि तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, लेकिन चुकाने से पहले ही वो मर गया है, इसीलिए अब तुम लोग को यह सारा पैसा देना पड़ेगा। तब सुमित्रा इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोस्तों, सुमित्रा साहूकार के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि श्यामलाल जी, हमारे पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारे पति के जाने के बाद हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं हूँ, सिर्फ मेरी बेटी है, हम लोग खेती बाड़ी भी नहीं अभी कर रहे हैं। तब दोस्तों, जो साहूकार है ना, उसके मन में लालच भरा हुआ था। साहूकार सुमित्रा से कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारा घर है, अगर तुम पैसा नहीं दोगी, नहीं दे पाओगी, तो मुझे मजबूरी में तुम्हारा जमीन और तुम्हारा घर लेना पड़ जाएगा। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो सुमित्रा है ना, वो फूट फूट कर रोने लगती है और जो राधिका थी वो घर के अंदर छुप कर ये सारी बातें साहूकार की सुन रही थी। तभी दोस्तों, राधिका दरवाजे पर आती है और हिम्मत जुटाकर साहूकार से कहती है कि देखिए अंकल जी, हम लोग आपको पैसा दे देंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा वक्त चाहिए। हमारे माँ को आप इस तरीके से परेशान मत करिए, अभी पापा जी गुजरे हैं और इस तरीके से आप परेशान करेंगे तो ये तो सही नहीं है। तब दोस्तों, साहूकार हंसते हुए बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हारे पिता को बहुत वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। अब मैं वक्त नहीं दे सकता हूं। अगर 1 महीने के अंदर तुम लोग पैसा हमें नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन और तुम्हारा जो सारा घर वगैरह है ये अपने नाम करवा लूंगा। अब दोस्तों, इतना कहने के बाद जो साहूकार है, धमकी देने के बाद वहां से चला जाता है। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो राधिका और जो उसकी माँ है ना, ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। ये लोग सोचने लगती हैं कि आखिरकार इतना जल्दी हम लोग पैसे का व्यवस्था कैसे करेंगे, कैसे कहाँ से पैसा की व्यवस्था करेंगे। और साहूकार की धमकी से वो लोग डर भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। तभी दोस्तों, राधिका जो है ना, अपनी माँ को लेकर अपने गाँव के प्रधान जी के पास जाती है। और वहाँ पर जब जाती है तो दोस्तों, मैं एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि जो प्रधान जी थे ना, वो बहुत सम्मानित आदमी थे और गाँव के लोगों की बहुत मदद करते थे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। प्रधान जी राधिका और उसकी माँ की पूरी बात सुनते हैं और फिर गांव में अगले दिन पंचायत बैठाने का फैसला करते हैं। प्रधान जी वहां पर साहूकार को फ़ोन करके उससे कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप सुमित्रा के घर पर आए थे और आप उससे पैसे का डिमांड कर रहे थे, उन लोग को धमकी भी दिए हैं और आप उनके साथ गलत व्यवहार किए हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप एक काम करिए, हम लोग कल पंचायत बैठाने वाले हैं, आप कल पंचायत में आइए और वहीं पर बैठकर हम सभी लोग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। तब दोस्तों, साहूकार कहते हैं कि ठीक है, मैं कल अपने समय पर वहां पर आ जाऊंगा, आप लोग मेरा इंतजार करिएगा। अब दोस्तों, इस तरीके से अगले दिन गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठ जाती है। गांव के सभी लोग आते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं और राधिका की माँ भी आती हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के चेहरे पर ना जो चिंता की लकीर है ना, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। लोग बहुत परेशान थे। सभी लोग बैठकर साहूकार का इंतजार करते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहाँ साहूकार भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए पंचायत में आता है और प्रधान जी के बगल में एक कुर्सी रखी हुई थी, वहां पर आकर चुपचाप बैठ जाता है। दोस्तों, साहूकार को पूरा यकीन था कि पंचायत में जो भी कुछ फैसला सुनाया जाएगा, उसी के कहने पर फैसला सुनाया जाएगा और सभी लोग उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि गांव में साहूकार का बहुत ज़्यादा दबदबा था और गांव के सभी जो गरीब किसान लोग थे, ये सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। तभी दोस्तों, गांव के प्रधान जी सभी गांव के लोगों से कहते हैं कि आज हम लोग एक गंभीर मुद्दे पर यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे गांव के मोहनलाल जी मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मोहनलाल ने साहूकार से कुछ पैसा उधार लिया था और वो पैसा वो अभी चुका नहीं पाए थे और चुकाने से पहले ही वो मर गए थे और अभी मोहनलाल जी का कोई बेटा भी नहीं है जो काम काज करके साहूकार का पैसा चुका सके। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका कोई समाधान निकाल सकता है? तब तक दोस्तों, जो साहूकार था ना, वो प्रधान जी से कहता है कि प्रधान जी देखिए, मैंने मोहनलाल को बहुत ज़्यादा ही समय दिया था और उसके ऊपर कभी मैं दबाव नहीं बनाया था पैसे के लिए, लेकिन अब समय आ गया है कि मोहनलाल का परिवार वो मेरा पैसा वापस करे। अगर ये लोग मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो मजबूरी में मुझे इनका ज़मीन और घर पूरा जब्त करना पड़ेगा, अपने नाम करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर पंचायत में जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, ये सभी लोग एकदम से चिंता में पड़ जाते हैं और सभी लोग राधिका और उसकी माँ की तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों का चेहरा
दिखने लगते हैं। गांव के सभी लोग जानते थे कि जो साहूकार है वो बहुत लालची इंसान है। इधर दोस्तों राधिका को और उसकी माँ को अपनी जमीन और अपनी घर को देने में डर लग रहा था कि कहीं साहूकार ले ना ले। ये सब सोच के वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और दोस्तों जो राधिका थी ना, वो पंचायत के बीच में बैठी हुई थी और सारी बातें सबकी सुन रही थी और उसके मन में कुछ कुछ चल रहा था। तभी राधिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और बोलना शुरू कर देती है। दोस्तों राधिका पंचायत के सामने कहती है कि देखिए, ये बात मैं मानती हूँ कि मेरे पिताजी श्यामलाल जी से पैसा लिए थे, लेकिन जिस वक्त मेरे पिताजी पैसा लिए थे उस वक्त शर्त क्या रखी गई थी और अभी तक मेरे पिताजी कितना पैसा दे चुके हैं, इस मुद्दे पर भी पंचायत में बात होनी चाहिए। और दोस्तों जो साहूकार था ना, इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। साहूकार सोचता है कि राधिका जैसी छोटी सी बच्ची हमारे सामने ऐसा सवाल कैसे कर सकती है। इस बात को साहूकार कभी सोचा ही नहीं था कि उसको पंचायत में इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा उससे। तभी दोस्तों राधिका कहती है कि श्यामलाल जी, आपके पास कोई लिखित प्रमाण पत्र है कि मेरे पिताजी आपसे कितना पैसा उस समय लिए थे? क्योंकि जब से मेरा होश हुआ है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, तब से मैं देखती आ रही हूँ कि मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं और काम करते हैं, जो फसल उगती है वो सारा फसल बेच देते हैं, खाने के लिए भी नहीं रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ता ही जाता है, कर्ज कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। मुझे तो बस यही जानना है कि मेरे पिताजी आपसे कितना पैसा लिए थे और कितना पैसा आपको दे चुके हैं, कितना ब्याज पर पैसा आप उनको दिए थे, ये सारी जानकारी मुझे अभी के अभी चाहिए। अब दोस्तों राधिका की इस बात को सुनकर गांव के सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि भाई बात तो सही है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो मोहनलाल जी हैं वो कितना पैसा लिए थे और कितने ब्याज पर लिए थे। लेकिन जब गाँव के प्रधान जी साहूकार से इन सभी प्रश्नों का जवाब पूछने लगते हैं तो दोस्तों साहूकार के पास कुछ ठोस सबूत नहीं था और ना ही कुछ जवाब था। वो कितना पैसा मोहनलाल जी को दिया है इसका सबूत उसके पास नहीं था और कितने ब्याज पर दिया है इसका भी सबूत उसके पास नहीं था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो साहूकार था ना, वो लालची तो था ही, और वो जब भी किसी को पैसा देता था तो वो लिखित तौर पर किसी को पैसा नहीं दिया करता था, क्योंकि जब 2-3 साल 4 साल 5 साल का वक्त गुजर जाता था तो साहूकार अपने मन मुताबिक ब्याज जोड़कर उनसे पैसा वसूलता था। और जब लोग उसको पैसा देने से मना करते थे तो ये साहूकार अपने गुंडों को भेजकर धमकी दिलवाता था और लोगों से पैसा उछलवाता था, और जब फिर भी पैसा नहीं देते थे तो उनका जमीन और उनका घर अपने नाम करवा लेता था। इस तरीके का वो धंधा करता था। और दोस्तों यही वजह था कि साहूकार जो है वो पंचायत के सामने किसी भी हिसाब किताब का कोई कागज पेश नहीं कर पाता है। और साहूकार राधिका से कहता है कि देखो राधिका, अभी तुम बच्ची हो, तुम अभी छोटी हो, तुम इन सब बातों को नहीं समझ पाओगी। मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी मुझसे बहुत बड़ी रकम लिए थे उस समय। तब दोस्तों राधिका शांति से जवाब देते हुए कहती है कि देखिए, मैं लड़की जरूर हूँ, लेकिन ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने परिवार की संपत्ति की रक्षा करूं। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहती हूं कि आप पंचायत के सामने सबूत पेश कीजिए कि मेरे जो पिताजी थे वो आपसे कितना पैसा लिए थे और कितना पैसा आपको दे चुके हैं। सारा जो रिकॉर्ड है जो आप कहीं लिखे होंगे उसको दिखाइए। दोस्तों राधिका के इस बात से गांव के सभी लोग एकदम से प्रभावित हो चुके थे और गांव के प्रधान जी भी राधिका के सवालों से सहमत थे। तभी प्रधान जी साहूकार से कहते हैं कि देखो श्यामलाल, अगर तुम वाकई में जो पैसा दिए हो उस कर्ज का पैसा वसूलना चाहते हो तो हम लोग को कोई ना कोई ठोस सबूत तुम्हें दिखाना पड़ेगा ताकि हम लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकें। अगर तुम कोई सबूत नहीं दिखाओगे, नहीं दोगे, तो हम लोग कैसे मानेंगे कि तुम मोहनलाल जी को पैसा दिए थे और कितना पैसा दिए थे। जब तक तुम सबूत लेकर नहीं आओगे तब तक तुमको कर्ज का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो साहूकार था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से से लाल और पीला हो जाता है, क्योंकि साहूकार हमेशा से गांव के गरीब लोगों को डरा धमका कर अपने अंडर में रखा था। लेकिन जब वहां पर गांव वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन दोस्तों इस बार उसकी जो चालाकी है ना, वो गांव वालों के सामने काम नहीं आ रही थी। दोस्तों उस पंचायत में ये निर्णय निकलकर सामने आता है कि जब तक साहूकार कोई ठोस सबूत या फिर कोई कागजी कार्रवाई नहीं दिखाएगा तब तक वो राधिका को और उसकी माँ को पैसे के लिए फोर्स नहीं करेगा और पैसा नहीं मांगेगा, और जब तक नहीं दिखाएगा तब तक ये लोग उसको पैसा नहीं देंगे। इसी बात पर वहाँ पे कार्रवाई खत्म हो जाती है। लेकिन जब पंचायत खत्म होती है तो राधिका और जो उसकी माँ है ये लोग चैन की सांस लेते हैं और इन लोगों को सुकून मिलता है। लेकिन दोस्तों राधिका के साहस ने न केवल उसके परिवार को बचाया था वहाँ पर, बल्कि पूरे गाँव को साहूकार से बचाया था, क्योंकि साहूकार उस गाँव में
सभी लोगों को थोड़ा बहुत पैसा उधार दिया था। और जब वहां पर गांव वालों के सामने उसका पोल खुल गया था तो जितने भी गांव के लोग पैसा उसका लिए थे वो सभी लोग साहूकार का विरोध करने लगे थे और उसको खदेड़ कर गांव से भगा दिए थे। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था तो गांव के सभी लोग राधिका को बहुत मान सम्मान करने लगे थे, मान सम्मान देने लगे थे, उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। क्योंकि दोस्तों गांव के लोग जानते थे कि लड़की पढ़ी लिखी है और बहुत कुछ जानकार है, अगर हमारे गांव में कोई संकट आएगी, किसी के ऊपर आएगी, कोई संकट पड़ेगी तो ये लड़की हमारे साथ खड़ी होगी। और दोस्तों धीरे धीरे इस तरीके से सबका जीवन गुजरने लगता है और जो राधिका है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने ही गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगती है और पढ़ा के कुछ पैसा कमाने लगती है। तो धीरे धीरे उसका भी जीवन बेहतर होने लगता है और आगे चलकर वो भी बहुत अच्छी कामयाब लड़की बन जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी इस लड़की की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।